गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषभ सिंह पंवार है और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज तीसरा दिन है। तो आज हम ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम कैन का प्रयोग सीखेंगे। CAN कैन। कैन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसकी पहचान क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो कैन की पहचान क्या होती है कि सबसे पहले इसमें हिंदी में जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो आदि का प्रयोग होता है, जैसे वह बाजार जा सकता है, मैं खाना खा सकता हूँ, वह रोज दौड़ सकता है। मतलब यहाँ पर वर्ब के साथ आखिरी में क्रिया में सकता है का प्रयोग जहाँ पर होता है, वहाँ पर कैन की ये पहचान होती है। ठीक है, और कैन जो है हमें एक तरीके से ये भी बताता है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी पावर क्या है, कुछ हम चीज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसे वह दौड़ सकता है, तो यहाँ पर हम उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं खाना खा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर भी एक तरीके से हम शक्ति और उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने सबसे पहले पहचान समझ ली है, सकता है, सकती है आदि अंत में आते हैं वाक्य के। और फॉर्मूला इसमें है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था आई वी यू दे, ये सब सब्जेक्ट की पहचान है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कल हमने देखी थी। तो जो भी वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम स्लाइड्स की तरफ चलेंगे प्रोजेक्टर की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, तो हम अब स्लाइड्स के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ कैन हम समझ रहे हैं, हमने जैसा पहले डिस्कस कर ही लिया है कि पहचान क्या है इसमें, जिस वाक्य के अंत में हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकती है आदि का प्रयोग होता है, वो हमारी पहचान होती है सेंटेंस में। ठीक है, तो यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अंग्रेजी में 13 प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसमें से शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो ये जो 13 प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हम आगे इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आप देखिए कि जो एक पास्ट फॉर्म होता है, जैसे शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो ये मे का एक अपडेटेड फॉर्म माइट हो गया, मस्ट का ऑट हो गया। तो इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो कैन का प्रयोग जैसा मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार की पावर या शक्ति को बताने का हम प्रयास करते हैं इसमें। ठीक है, एबिलिटी हमारी योग्यता भी बताता है, कैपेसिटी भी बताता है, या फिर किसी चीज़ को एक्सप्रेस भी किया जाता है इसके बाद। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वह बॉक्स उठा सकता है। ठीक है, तो वह बॉक्स उठा सकता है, तो यहाँ पर वह क्या है, सब्जेक्ट। और कैन हमारा थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि सब्जेक्ट के बाद हमें कैन लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो, वह बॉक्स उठा सकता है। सो ही, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से ही सब्जेक्ट पहले, फिर कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिफ्ट यहाँ पर मेन वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट हुआ, और बॉक्स ऑब्जेक्ट, तो वह बॉक्स उठा सकता है। तो इसका क्या हुआ इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहाँ पर वापस फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। हमें सबसे पहले पहचानना है कि इस वाक्य के अंत में क्या सकता है, सकते हैं आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो ये कैन का यहाँ पे प्रयोग होगा। यहाँ पर फिर हम फॉर्मूले को माइंड में याद करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, कैन, फिर मेन वर्ब स्पीक, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम मेरे दुश्मन को हरा सकते हो। तो यहाँ पर यू कैन डिफीट माई एनिमी, सॉरी।
हम लोग हिमालय चढ़ सकते हैं। यहाँ पर वी कैन क्लाइम द हिमालय। तुम यह प्रश्न हल कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा हमें बस यही समझना है कि वाक्य के अंत में पहचान करनी है हमें किस कैन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आगे हमें फॉर्मूला को माइंड में बार बार याद करना है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है कैन, मेन वर्ब क्या है सॉल्व, और दिस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम क्रिकेट खेल सकते हो तो यू कैन प्ले द क्रिकेट। मैं उसे हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट हिम। तुम यह परीक्षा पास कर सकते हो, यू कैन पास दिस एग्ज़ाम। तुम लोग यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। रानी नदी में तैर सकती है, रानी कैन स्विम इन रिवर। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। मैं हिंदी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हिंदी। मैं संगीत गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो आज कैन का हमने प्रयोग सीखा है। ठीक है, इन सब सेंटेंसेस को आप खुद से लिखकर बनाने का प्रयास करिए। और जैसा हमने बोला था कि हम डेली 10 वोकेबलरी के वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो 10 तक रोबस्ट तक हमने कल कर लिया था। रोबस्ट का मतलब होता है पावरफुल या मजबूत। बार 11 नंबर पे है बार। बार मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, एक्सक्लूड कर देना या फिर बैन कर देना। जैसे मुझे उस कॉलेज में जाने से बार कर दिया गया है, मतलब कि आपकी एंट्री जो है वहाँ पर प्रोहिबिटेड हो गई है, आप पर बैन लग गया। प्लंज मतलब गोता लगाना, मतलब डाइव मारना। जैसे हम बोलते हैं डाइव मारना स्विमिंग पूल में डाइव, वैसे ही प्लंज। डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब निष्क्रिय। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है किसी मशीन का काम करना, वो फंक्शन कहलाता है। डिफंक्ट मतलब निष्क्रिय, मतलब उसका काम नहीं करना। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, मतलब जैसे अगर आज आप देख लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की वॉर चल रही है। अमेरिका की तरफ से ज़्यादा है उसमें, जैसे कि उन्होंने हमारे कोई भी सामान पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्या होता है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है। जैसे भारत में आप समझ लीजिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं। ठीक है, शरबती गेहूँ। तो अब शरबती गेहूँ जैसे आज यहाँ भारत से हम भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भेजते हैं हम, तो अगर कोई टैरिफ नहीं है तो समझ लीजिए वहाँ पर गेहूँ जो बिक रहा है 300 रुपये किलो पे बिक रहा है। ठीक है, 300 रुपये किलो पे बिक रहा है। और जैसे टैरिफ लगाया 25%, तो 300 का 25% क्या होता है, 300 का 25% होता है 75 रुपये। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया तो 300 रुपये किलो पे 25% क्या हो जाएगा, 375 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि भारत का जो सामान है वहाँ पर महंगा बिकने लगेगा। तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। तो ये एक जीके की बात थी। तो बायलेटरल से आप समझ लीजिए द्विपक्षीय, मतलब भारत और अमेरिका दोनों के दो पक्ष हो गए हैं। इवॉल्व मतलब विकसित होना, मतलब कि जैसे मानव प्रजाति दिन ब दिन विकसित हो रही है। इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा इंग्लिश बोलने में हमारी रुकावट क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस, और दूसरा सही नॉलेज नहीं मिलना। इम्प्लॉसिबिलिटी असंगत, मतलब कोई रिलेवेंसी नहीं है उसकी, कोई रिलेवेंट नहीं है, फिर नॉट रीजनेबल। एस्केलेट मतलब बदतर करना या फिर बढ़ाना, या फिर किसी चीज़ को और सीरियस करना। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी युद्ध हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान में बॉर्डर एरिया पर जब हमारे सिविलियंस के ऊपर जो शूटिंग करी थी, उससे मैटर और एस्केलेट हो गया था, मतलब कंडीशन को और ख़राब कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है, अनवाइडली भारी भरकम, मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट, मतलब कि जो वो ज़्यादा भारी सामान होता है उसके लिए हम अनवाइडली टर्म का प्रयोग करते हैं। फॉल आउट, फॉल आउट मतलब हार। तो पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरी तरह से हराया क्रिकेट मैच में। और
आर्मी के मैच में भी, ठीक है। तो फॉल आउट का मतलब होता है हाँ बैड रिजल्ट ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।